एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। सतपाल मलिक को लेकर एक बड़ी जानकारी आ रही है। 77 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। इसके साथ ही बिहार में वो राज्यपाल रह चुके हैं और कई पार्टियों में, ख़ासतौर पर सोशलिस्ट पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक उनकी एक बड़ी भूमिका रही। कांग्रेस में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। और सतपाल मलिक के बारे में खबर ये आ रही है, बहुत लंबे टाइम से वो बीमार चल रहे थे और आखिरकार अब से थोड़ी देर पहले उनका देहांत हो गया है। सतपाल मलिक से जुड़ी ये बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें। बागपत ज़िले के रहने वाले थे सतपाल मलिक और आपने देखा कि राजनीति में उन्होंने एक अच्छा मुकाम बनाया। सुर्खियों में तब आए जब अचानक ही भाजपा के नेतृत्व से उनकी दूरी होने लगी, खटास बढ़ गया। उन्होंने पुलवामा को लेकर बहुत सारे ऐसे दावे किए जो हमेशा विवादों में घिरे रहे। मोदी सरकार पर कई बार उन्होंने कई मौक़ों पर हमला किया और इसी वजह से सतपाल मलिक के ख़िलाफ़ आपने देखा होगा कई बीजेपी नेताओं ने भी कई बार बयान दिया। लेकिन आज एक दुखद खबर उनसे जुड़ी हुई आ रही है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का निधन हो गया है। हालांकि उनके बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि जब उनको बिहार से जम्मू कश्मीर भेजा गया साल 2017-18 में, उस दौरान जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे। मोदी सरकार तैयारी कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया जाए और आर्टिकल 35A हटाया जाए। और उस दौरान उनका काफ़ी बड़ा सहयोग रहा। जम्मू कश्मीर जाने के बाद तो उन्होंने एक माहौल बनाया, वहाँ की सेना को स्थानीय लोगों ने समर्थन किया। ऐसे वक्त में उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया था जब स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर में बढ़ रही थी। तो उनका एक बड़ा उनको क्रेडिट जाता है कई मायनों में कि उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल करने में सेना को फ्री हैंड किया, सेना को छूट दी और सेना के साथ मिलकर एक सामंजस्य बिठाया। लेकिन 2020 के बाद 2020-21 के बाद से वो लगातार कई ऐसे इंटरव्यू उन्होंने दिए जिसने सवाल खड़े किए। ख़ास तौर पर किसान आंदोलन के बाद से उनके जो तेवर थे वो मोदी विरोधी हो गए, मोदी सरकार के विरोधी हो गए। किसान आंदोलन को लेकर, चूंकि वो बागपत ज़िले के रहने वाले थे, एक किसान नेता थे, एक जाट नेता थे, तो इस वजह से भी उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़्यादातर किसानों के हित की बात करते थे। यहाँ तक कि जब वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे उस दौरान भी उन्होंने कई बार सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने सरकार को बताया कि किसानों के हित में क्या करना सही रहेगा। हालांकि अभी उन पर बहुत सारे करप्शन के भी चार्जेस लगे थे, उन पर आरोप लगा था और उन आरोपों की अभी जांच चल रही थी। इसी बीच उनकी तबीयत खराब हुई। करीब 2 महीने से वो अस्पताल में भर्ती थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। एक बार फिर आपको सतपाल मलिक की पूरी कहानी बता देते हैं एक एक करके। सतपाल मलिक का जो जन्म था वो 24 जुलाई 1946 को हुआ था उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में। हिसवाड़ा नाम का एक गांव है, वहाँ जाट परिवार में, किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम बुद्ध सिंह था। मलिक के पिता का निधन तब हो गया जब वो सिर्फ 1.5 साल के थे, जिससे परिवार में बड़ी आर्थिक संकट पैदा हो गई थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। मेरठ से ही उन्होंने पढ़ाई की, वहाँ से बीएससी किया, फिर एलएलबी किया, फिर संसदीय मामलों में डिप्लोमा हासिल की और धीरे धीरे उनका झुकाव छात्र संगठन और सामाजिक मुद्दों के प्रति बढ़ता चला गया। तो राजनीति में एंट्री के रास्ते खुल गए। सतपाल मलिक ने 1968 से 1969 में मेरठ कॉलेज के छात्र संघ का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष भी बने। उसके बाद उन्होंने छात्र राजनीति में बहुत नाम कमाया, बहुत फेम भी कमाया। उन्होंने छात्र जीवन में ही समाजवादी विचारधारा के ज़बरदस्त प्रभाव में आ गए थे। उन पर जेपी का प्रभाव दिखता था, ऐसा लोग कहते हैं। उन पर लोहिया का प्रभाव दिखता था। ख़ास तौर पर वो लोहिया के बहुत बड़े अनुयायी थे, ऐसा माना जाता है। युवावस्था से ही वो सामाजिक, किसान और ग्रामीण मुद्दों पर खुलकर बोलते थे। 1974 में सतपाल मलिक ने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत से विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई। उनकी उम्र उस वक्त तक सिर्फ 28 साल, यही कोई 28 साल थी। 28 साल की उम्र में विधायक वो बन गए और उसके बाद चौधरी चरण सिंह के बेहद करीबी माने जाने लगे। उन नेताओं में शुमार हो गए जो चौधरी चरण सिंह को, यानी पूर्व प्रधानमंत्री को सलाह दिया करते थे। उनके सलाहकार की टीम में शामिल हो गए और देखते ही देखते फिर लोक दल के वो महासचिव बना दिए गए।
सतपाल मलिक के बारे में एक और बात कही जाती है कि वो ज़मीन से जुड़े रहे, जब तक लोक दल के साथ रहे, चौधरी चरण सिंह के साथ रहे, वो ग्राउंड पर जाना, घरों तक पहुंचना, लोगों को जोड़ना, पैदल यात्रा करना, इस तरह उनकी जो कार्यशैली थी उसको पार्टी में बहुत पसंद किया गया उस दौर में। इसी वजह से चौधरी चरण सिंह भी उनको बहुत पसंद करते थे। उनकी कार्यशैली और जनाधार की वजहों से ही उनको एक टाइम ऐसा माना जाने लगा कि चौधरी चरण सिंह के बाद वही उत्तराधिकारी बनेंगे लोक दल के। लेकिन हालांकि बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि सतपाल मलिक को अलग होना पड़ा। 1970 के दशक के अंत में उन्हें लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति तक ही उन्हें सीमित रह जाना पड़े, क्योंकि जो बागपत की राजनीति थी वो उसी आसपास लोक दल के आसपास घूमने लगी, चौधरी चरण सिंह के आसपास घूमने लगी। तो उन्होंने सोचा कि मुझे अब दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली पहुंचना चाहिए। और वहां जब दिल्ली पहुंचे तो इंदिरा गांधी के संपर्क में आए और वहां से फिर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली। 1984 में कांग्रेस ने उनको राज्यसभा मेंबर बनाया, लेकिन उसी दौरान बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे 1987 में। मतलब राज्यसभा की सदस्यता के सिर्फ 3 साल ही बीते थे कि बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा कांग्रेस के ऊपर। अब चूंकि तोप घोटाला था, ये देश से जुड़ा मामला था, तो सतपाल मलिक को ये बात बहुत बुरी लगी। मतलब उनको लगा कि इससे पार्टी की छवि तो खराब हो ही रही है, इससे उनकी छवि भी बहुत खराब हो रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनकी छवि बहुत खराब हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, मतलब कांग्रेस छोड़ दी और जनता दल के साथ वो चले गए। फिर वो वीपी सिंह के साथ आए, फिर वहाँ से उन्होंने अपनी राजनीति आगे बढ़ाई। मतलब 1989 आते आते उन्होंने अलीगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा। 1989 में वो जीते भी, वीपी सिंह की सरकार तब बनी थी। वीपी सिंह की सरकार में संसदीय मामले और पर्यटन के लिए पर्यटन मंत्री बनाया गया, उनको एक बड़ा ओहदा मिला। वीपी सिंह ने, देखिए सारे तो समाजवादी ही नेता थे, तो इन नेताओं के बीच एक अच्छी पैठ बना ली थी सतपाल मलिक ने, और आहिस्ता आहिस्ता ही सही वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे। 1989 में वो मंत्री बन गए, हालांकि सरकार ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। 1996 में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए। उस समय 1996 में एक दौर ऐसा आया कि बीजेपी धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रही थी और धीरे धीरे प्रभाव में आ रही थी। 2004 में बीजेपी में शामिल हो गए सतपाल मलिक, और उसके बाद बागपत लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी चुनाव हार गए 2004 में। उसके बाद से वो बीजेपी में बने रहे। पहली बार 2012 में उन्हें एक बड़ा पद मिला, जब प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी की घोषणा की गई 2013 में। तो एक मतलब पार्टी में नई कमेटी बनी जिसमें 11 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से उन्हें एक बनाया गया था। सतपाल मलिक को एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में दी गई थी, क्योंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस, बहुत पहचाने हुए चेहरे बन चुके थे, नाम बन चुके थे, तो इस वजह से उन्हें मौका मिला। 2017 में उनकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आया। 2017 में मुख्य राजनीति से वो दूर हो गए और उसके बाद राज्यपाल बनाए गए। सबसे पहले उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया सतपाल मलिक को। सतपाल मलिक बिहार में करीब 1 साल तक रहे। 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनाए गए और उनके ही कार्यकाल में, समझिए आज 5 अगस्त है, लेकिन उनके ही कार्यकाल में, मतलब उनके राज्यपाल रहते हुए ही 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाने में मोदी सरकार ने कामयाबी हासिल की। मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया आपको कि सतपाल मलिक की वजह से ही एक माहौल बनाया गया जम्मू कश्मीर में, और सेना और पब्लिक के बीच एक मतलब जुड़ाव हुआ, एक कनेक्शन बना, और सतपाल मलिक की उसमें बड़ी भूमिका रही। वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने माहौल बदला, और उस हालांकि बहुत ज़्यादा दिन, जैसे ही आर्टिकल 370 हटाया गया उसके ज़्यादा दिन वो नहीं रह पाए उपराज्यपाल। उसके बाद उनको हटा दिया गया, मनोज सिन्हा को भेजा गया साल 2020 के आसपास। हालांकि 2019 में ही नवंबर के बाद उन्हें हटा दिया गया जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से। फिर उन्हें मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया, लेकिन मेघालय भी ज़्यादा वो रह नहीं पाए। 2020 में ही अगस्त के महीने में उन्हें मेघालय भेजा गया था और वहाँ सिर्फ 7 या 8 महीने का उनका कार्यकाल था। उसके बाद गोवा में भी वो कुछ टाइम तक रहे, मेघालय में भी कुछ वक्त तक रहे। यानी राज्यपाल के तौर पर उन्होंने करीब 4-5 स्टेट में अपनी सेवा दी, और उसके बाद वो बीजेपी से अलग हो गए। क्योंकि एक तो क्या, पुलवामा अटैक जब हुआ था साल 2019 में, उस वक्त से ही वो बड़े नाराज़ चल रहे थे बीजेपी से, और इसके बाद उन्होंने कई इंटरव्यू में ये बयान दे दिया कि बीजेपी की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ, जानबूझकर चुनाव में इसका फ़ायदा लेने के लिए ये सारी कोशिश की गई। तो उनका ये बयान कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाला था पार्टी को। तो जो पार्टी को नुकसान पहुंचा उसकी वजह से ही
धीरे धीरे बीजेपी उनसे दूरी बनाती चली गई और बाद में आलम ऐसा रहा कि उनको जाना ही पड़ा। बाद में करप्शन के भी उन पर बहुत सारे आरोप लगे। करप्शन के मामले में वो बाकायदा उन पर आरोप भी दर्ज हुए, केस भी दर्ज हुआ और उसकी जांच चल रही थी। लेकिन इसी बीच पिछले 3 महीने से वो बीमार थे, 2 महीने से तो अस्पताल में ही भर्ती थे। तो ये दरअसल सतपाल मलिक की पूरी कहानी है, एक लंबी जर्नी रही उनकी और इसी जर्नी में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन सतपाल मलिक अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी अच्छी यादें भी और उनके कुछ ऐसे बयान भी हैं जो कई सवाल भी उठाते हैं। आप सतपाल मलिक के बारे में कौन सी छवि देखते हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं, हमें कमेंट में बताते चलिएगा।